दुनिया भर में सभी सेक्टर्स के जहाज साइज में बड़े से और बड़े होते जा रहे हैं। कंपनीज में आपस में इस बात का कंपटीशन है कि किसके जहाज बड़े और बेहतर होंगे। इस कारण ये मेगा मशीनें इंजीनियरिंग का आधुनिक चमत्कार बन गई हैं। जैसे कि ये जहाज जो कि उस ट्रक से लगभग 20 गुना ऊंचा है, और ये वाला तो भाई इतना विशाल है कि ये दूसरे जहाज के पूरे बेड़े को ले जा सकता है। इन विशाल कलाकृतियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। सुपर साइज्ड कंटेनर शिप अपनी खोज शुरू करने के लिए आइए साउथ कोरिया की ओर चलते हैं, जहां रिकॉर्ड तोड़ने वाले HMM एल्जीसरास को 2020 में वापस लॉन्च किया गया था। ये अविश्वसनीय कंटेनर जहाज अपने विशाल डेक पर लगभग 24,000 कंटेनर्स को कैरी कर सकता है। इसकी लंबाई 1312 फीट है और चौड़ाई 200 फीट से ज्यादा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 4 फुटबॉल मैदान एक साथ रखने पर समा जाए। हालांकि आप इसके डेक पर पिग स्किन इधर उधर नहीं फेंक सकते हो भाई, क्योंकि ये आमतौर पर 8 फीट के स्टैंडर्ड कंटेनर से लोड होता है, जो कि 24 की पंक्तियों में अरेंज किए होते हैं। और जब ये सब पूरी तरह से स्टेप अप किए होते हैं तो ये 109 फीट की गजब की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उन सभी कंटेनर्स की जगह के साथ HMM एल्जीसरास सुदूर समुद्रों में क्या कारनामा कर सकता है? वेल, एक ही ट्रिप में ये इन सारी चीजों को ले जा सकता है। 8.35 मिलियन से अधिक माइक्रोवेव ओवन, 223 मिलियन केले, या अगर आपको पहनने की चीजों से कंपैरिजन करना है तो भाई ये 386 मिलियन जोड़ी जूते भी ले जा सकता है। यार ये आंकड़े इतने इंप्रेसिव हैं कि ये इसे आज के समय में अपनी तरह का सबसे बड़ा जहाज बनाते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला, क्योंकि चीन के शिपयार्ड में 2 नए कंटेनर जहाज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की 24,232 विशाल कंटेनर्स को ले जाने की कैपेसिटी है। इनकी लगभग 2023 में यात्रा शुरू करने की उम्मीद है। लेकिन भाई तब तक तो HMM एल्जीसरास कंटेनर्स जहाजों का एक चतुराज बना रहेगा। अब अगर आपको इस तरह के फैक्ट्स के बिना नहीं चलता है तो भाई आप अपने उस कर्सर को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर तैराते हुए ले जाइए और फटाफट से क्लिक कर दीजिए। अब क्योंकि हम जहाजों की दुनिया में हैं तो चलिए वापस डुबकी लगाते हैं। विशाल कंस्ट्रक्शन वेसल, इस पर अक्सर क्रेन्स, ऑयल पाइपलाइंस और यहाँ तक कि ऑयल रिग की टॉप साइड्स लदी होती हैं। पायनियरिंग स्पिरिट के ये आइकॉनिक ट्विन हल्स इतने भारी भरकम लोड्स की ट्रांसपोर्टिंग को भी आसान बना देते हैं। 1253 फीट लंबे और 407 फीट चौड़े इस सुपर साइज जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन वेसल माना जाता है। ये इतना बड़ा है कि अगर इसे एक साइड पर झुका दिया जाए तो ये एफिल टावर से भी ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। और अगर यही एक गजब की बात नहीं है तो भाई पायनियरिंग स्पिरिट को 10,100 टन के टावर को भी ऊपर उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसकी लिफ्ट कैपेसिटी 48,000 टन तक पहुंच सकती है। इनफैक्ट ये इतना पावरफुल है कि 2017 में इसने समुद्र में सबसे बड़ी सिंगल लिफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसने 24,000 टन ब्रांड डेल्टा प्लेटफॉर्म के टॉप साइड को उठाकर हटाया था। भाई ये फ्रांस के उस फैंसी टावर के वजन से 6.5 गुना ज्यादा है। अब जमीन पर चीजों को उठाना तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, क्योंकि कई मशीनों को आसानी से ग्राउंड पर पकड़ बनाकर काउंटरवेट किया जा सकता है। लेकिन समुद्र में लिफ्टिंग करने वाली वेसल्स को एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, ताकि जहाज और उसका माल एकदम से पलट ना जाए। और यहीं से पायनियरिंग स्पिरिट का सेमी सबमर्सिबल सीक्रेट अपना कमाल दिखाता है। ये खुद को पानी की सतह से 88 फीट नीचे तक पार्शियली डुबो देता है। इससे ये अपने हल को एक ऑयल रिग के दोनों टॉप साइड के नीचे खिसका सकता है। पूरे इंस्टॉलेशन को काटने और उठाने से पहले इस तरह से टॉप साइड को बीच में लेने से फायदा ये होता है कि झूलती हुई क्रेनों के मोशन से जहाज के पलटने के चांस कम हो जाते हैं, और पूरे वजन को उन 2 भीमकाय पतवारों के बीच बांट देने की वजह से 11 फीट से भी ज्यादा ऊंची लहरों का सामना करते हुए भी जहाज टॉप साइड को इंस्टॉल कर सकता है या हटा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पायनियरिंग स्पिरिट इस तरह के भारी भरकम काम को भी कितनी आसानी से कर लेता है और आराम से अपने विशाल कार्गो को सुरक्षित रखते हुए ले जाता है। दुनिया का सबसे चौड़ा जहाज। पहली नजर में इस जहाज को देखने वाला कोई भी व्यक्ति ये सोचने की गलती कर सकता है कि इसे आधा काट दिया गया है, लेकिन इससे चकमा मत खाना भाई, क्योंकि ये रामफॉर्म टाइटन की पूरी साइज है। हालांकि इसकी लंबाई में जो कमी है वो चौड़ाई से पूरी कर देता है। 229 फीट चौड़े इस ट्रायंगल के शेप के जहाज का एक पिछला सिरा है, जिसे नॉटिकल भाषा में स्टर्न नाम दिया गया है। ये दुनिया की किसी भी सिंगल हल शिप से ज्यादा चौड़ा है। बदकिस्मती से इसके अजीब से प्रोपोर्शन की वजह से इसे दुनिया के सबसे बदसूरत जहाज का खिताब भी दिया गया है। हालांकि लोग इसे ऐसा नहीं कहेंगे अगर उन्हें पता चल जाए कि इसके ऊपर मौजूद सारा कबाड़ किस मकसद से है। तो भाई रामफॉर्म टाइटन एक सीस्मिक वेसल है, जिसका उपयोग समुद्र तल पर मौजूद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। ये सब अविश्वसनीय काम के लिए लहरों के ऊपर कॉम्प्लेक्स सेंसर से लैस 24 अलग अलग स्ट्रीमर केबल्स को तैराता हुआ खींचता है। ये जहाज के स्टर्न के ऊपर विशाल विंचों की एक सीरीज पर स्टोर किए जाते हैं, लेकिन जब ये पूरी तरह से खुल जाते हैं तो हर 39,000 फीट से अधिक लंबा होता है। इसलिए जब वे इस तरह पानी के ऊपर फैले होते हैं तो वे इतने बड़े
एरिया को कवर कर सकते हैं जो साइज में 4.5 वर्ग मील से अधिक हो। इस डेटा से नीचे के समुद्र तल का एक जबरदस्त 3D सर्वे बनता है, जिसके तैयार होने से ये संकेत मिल सकता है कि क्या अंधेरी गहराइयों में गैस या ऑयल फील्ड छिपे हुए हैं। लेकिन फिर रामफॉर्म टाइटन को इतना चौड़ा होने की क्या जरूरत है? वेल, पायनियरिंग स्पिरिट की तरह इसकी अतिरिक्त चौड़ाई जहाज को खराब मौसम में स्थिर रहने में मदद करती है, इसलिए ये उन सभी हजारों सेंसर से क्लियर डेटा इकट्ठा कर सकता है। इसका पिछला हिस्सा बड़ा होने के कारण ये उन सभी 24 विशाल स्ट्रीमर को बिना उलझाए खींच सकता है। तो भाई निश्चित ही ये जहाज लहरों पर तैरती सबसे सुंदर चीज तो नहीं हो सकता, लेकिन यार जब इतना खजाना हो तो सुंदरता की जरूरत ही क्यों है? दुनिया का सबसे लंबा जहाज, एकदम सटीक नाम वाले सीवाइज जाइंट के एडवेंचर के बारे में अगर कोई एक बिग बजट फिल्म बनाए तो कोई भी इसे सच नहीं मानेगा। ये एक सनसनीखेज कहानी होगी जिसमें अब तक के सबसे बड़े जहाज की बॉम्बिंग, डूबने और फिर समुद्र के तल से निकाल कर एक बार फिर से समुद्र के ऊपर सेवा में लाने की दास्तान होगी। यार ये सुनने में हकीकत नहीं लगता है ना? तो यार ये ऐसे कितना बड़ा हो गया? वेल, इसका सिर्फ रडार ही भयंकर 208 टन का था। ये लगभग 5,65,000 टन माल ढो सकता था और ये 1503 फीट की चौंकाने वाली लंबाई का था। अगर इसे एक सिरे पर खड़ा कर दिया जाए तो ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा हो जाएगा। तो भाई ऐसी साइज होने की वजह से द सीवाइज जाइंट एक बार में लगभग 4.2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सकता था। आपको इस बात से आइडिया आ जाएगा कि इतनी ही मात्रा में पानी नायग्रा फॉल से नीचे गिरने में 4 मिनट लगाता है। या फिर और गहरा कंपैरिजन करें तो ये ऑयल है कि लगभग 270 ओलंपिक स्विमिंग पूल लबालब भर जाएं। लेकिन जब इसमें इतना सारा ऑयल लदा हुआ था तो ये जहाज पानी में 80 फीट से ज्यादा धंस गया था। इसका मतलब था भाई कि ये इतना भारी था कि ये इंग्लिश चैनल या पनामा नहर से नहीं गुजर सकता था, क्योंकि इसके भारीपन की वजह से इसके उथले समुद्र में फंस जाने का खतरा था। लेकिन इसके डूब जाने की वजह ये बिल्कुल भी नहीं थी। 1988 की बात है, ईरान इराक युद्ध के दौरान इस टैंकर पर बेरहमी से बमबारी की गई और ये ईरानी तट की उथली लहरों में डूब गया। लेकिन इतने कीमती जहाज को समुद्र तल पर सड़ने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता था, है ना दोस्त? इसलिए इसे चमत्कारिक रूप से बचाया गया, इसको रिपेयर किया गया और इसका नाम बदलकर हैप्पी जाइंट रख दिया गया। यार आखिर इस तरह एक नई जिंदगी मिलने पर कौन हैप्पी नहीं होगा? जब 2 साल चलने वाला रिपेयर वर्क पूरा हो गया तो इसे बेच दिया गया और उसका नाम बदलकर जहरे वाइकिंग रख दिया गया। लेकिन 2004 में इसे फिर से फर्स्ट ऑलसेन को बेच दिया गया, जिन्होंने इसका नाम बदलकर द नॉक नेविस रख दिया। अब इस जबरदस्त कहानी का आखिरकार 2009 में अंत हो गया, जब इसे बने हुए 40 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। इस टैंकर को सेवा से हटाकर स्क्रैप कर दिया गया। वाह भाई, इतना ड्रामा होने के बाद सीवाइज जाइंट के सामने टाइटैनिक भी समुद्र की एक बूंद की तरह लग रहा है। शानदार बल्क कैरियर्स। जब नॉन लिक्विड कार्गो को ढोने वाले जहाजों की बात होती है, जैसे कि आयरन ओर, तो भाई सिर्फ एक क्लास की शिप ही छाई हुई रहती है। ये है वालेमेक्स फ्लीट जो ओर कैरियर्स की। ये एक बहुत ही विशाल क्लास है जिसे ब्राजील की माइनिंग कंपनी वेल ऐसे ओन करती है। इस बेड़े का सबसे बड़ा जहाज एमएस ओर ब्राजील के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 1200 फीट और चौड़ाई 213 फीट से अधिक है। इस विशाल स्टील के जहाज में 7 अलग अलग होल्ड हैं जो एक पूरे टेनिस कोर्ट के साइज के हैं। एक ही ट्रिप में ये ब्राजील से सीधा चीन तक 11,150 ट्रक के बराबर आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन बोर्ड पर इतना सारा ओर होने से ये वहाँ इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकता। ये केवल 15.4 समुद्री मील की टॉप स्पीड से चलता है। रोड पर जमीनी स्पीड से कंपेयर करें तो लगभग 18 मील प्रति घंटा। अपने एशियाई डेस्टिनेशन तक पहुँचने में इसको लगभग 45 दिन लगते हैं। इस साइज के जहाज भले ही ज्यादा स्पीड से ना चलते हो, मगर इन जहाजों के साथ हादसा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। बदकिस्मती से ऐसा ही एक जहाज जिसको शिनियो सावाको के नाम से जाना जाता था, 2008 में ऐसे ही एक हादसे का शिकार हुआ था। करीब 1070 फीट लंबा और 185 फीट चौड़ा ये जहाज एमएस ओर ब्राजील नामक जहाज से थोड़ा ही छोटा था। बल्क में कंसाइनमेंट ले जाने वाला ये जहाज जापान के साउथ के इंटरनेशनल सी में अपनी यात्रा के समय अचानक से ही लोरांग यू 2177 नामक एक और जहाज से टकरा गया। हालांकि दोनों ही जहाज बहुत ही कम स्पीड से चल रहे थे, मगर सावाको के साइज के कारण इस तरह का हादसा होना पक्का था। टैंकर को रेस्क्यू टीम से बचाने के बाद पता चला कि लोरांग यू के करीब 16 क्रू मेंबर समुद्री मछलियों का खाना बन चुके थे। इस तरह के हादसों से यही समझ में आता है कि वहाँ समुद्र में साइज वाकई मायने रखता है भाई। महागड़बड़ फिश फैक्ट्री को सुपर साइज जहाज एक ब्राइट और आशाजनक भविष्य से शुरुआत करते हैं, लेकिन उनको ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उनका अंत भयानक हो जाता है। और ये बात फ्री पोर्ट चीफ नाम के 45,000 टन के ऑयल टैंकर से बेहतर और कोई जहाज नहीं जानता। भाई 1980 में रूस में निर्मित ये 750 फीट लंबा 105 फीट चौड़ा जहाज एक मीडियम साइज का टैंकर था, जिसकी सर्विस हिस्ट्री भी डिसेंट थी। लेकिन 2008 में इस जहाज को एक चीनी शिपयार्ड में
में ले जाया गया था, जहां पर इस पर $100 मिलियन खर्च करके इसे एक विशाल तैरती हुई फिशिंग फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। इस पुराने टैंकर को द लाफायेट नाम दिया गया और इसे पूरी तरह से रीडिजाइन कर दिया गया, जिससे ये अटेंडेंट ट्रॉलर्स में से एक विशाल पाइप के जरिए मछलियों को ऊपर खींचता और उन्हें बड़े ब्लॉक में फ्रीज कर देता था। इनको जहाज के उन 232 विशाल वर्टिकल फ्रीजर्स में रख दिया जाता था, जो केवल 24 घंटों में 1500 टन मछलियों को फ्रीज कर देते थे। अगर ये हर दिन काम करता तो इसकी कैपेसिटी 5,47,000 टन मछली को प्रोसेस करने की थी, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई फिश फैक्ट्री बन गया था। ये पुराने टैंकर को नए काम के लिए ढालने का शानदार तरीका लग रहा था, लेकिन बस एक ही दिक्कत थी भाई, लाफायेट अवैध रूप से काम कर रहा था। इसकी ट्रॉलर्स की सेना दक्षिण अमेरिकी समुद्रों को लूट रही थी और पैसिफिक मैकेरल की बेखौफ ओवर फिशिंग कर रही थी, लेकिन उनकी संदिग्ध हरकतों ने उन्हें पेरू सरकार के राडार में डाल दिया। एक सनसनीखेज झटके से लाफायेट को इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड जहाज घोषित कर दिया गया, सरकारी भाषा में, जिसका मतलब समुद्री डाकुओं का जहाज था, और उस पर $8 लाख का भारी जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन भुगतान करने के बजाय जहाज का नाम चुपके से दमनजाई हाओ में बदल दिया गया और इसने अपना अवैध संचालन जारी रखा। लेकिन ये बेवकूफी भरा प्लान उन्हें अधिकारियों से छिपाने के लिए काफी नहीं था। 2018 में विशाल जहाज खबरों में छा गया जब फेडरल एजेंट्स दमनजाई हाओ पर उस वक्त चढ़ गए जब ये पेरू के बंदरगाह में था। उन्होंने जहाज को हिरासत में ले लिया। जहाज को $5,70,000 का जुर्माना चुकाना पड़ा और इसे पेरू के समुद्र में एंटर करने से पूरी तरह से बैन कर दिया गया। उम्मीद है भाई कि इससे भविष्य में कोई पायरेट दक्षिण अमेरिकी मैकेरल पर बुरी नजर नहीं डालेगा। भीमकाय हैवी ट्रांसपोर्ट वेसल, यार एक अकेले जहाज के लिए 73,000 टन से अधिक माल एक बार में ही ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन भाई यकीन मानिए कि बोस्कालिस MV ब्लू मार्लिन ये बिल्कुल कर सकता है। 712 फीट लंबे और 138 फीट चौड़े इस भारी ट्रांसपोर्ट वेसल का डेक एरिया एक पूरे फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है और ये इसके एक इंच का अच्छा इस्तेमाल करता है। इसे 2000 में बनाया गया था ताकि ये ऑयल रिंग्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और यहाँ तक की दूसरी कार्गो शिप्स को उठाकर ले जा सके। तो एक बार जब ये सारी शिपिंग शिप से लोड हो जाता है तो ये शिप वो शिपिंग शिप बन जाता है जो शिपिंग शिप्स को शिप करता है। यार मेरा तो बेजा चकरा गया। हालांकि ये उस सिरदर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो कि मार्लिन के डिजाइनर्स को हुआ होगा। इस तरह के विशाल शिपमेंट को लोड करने के लिए इसके डिजाइनर्स ने जहाज की साइड्स को हटाने का फैसला किया ताकि वो बड़े सामान को ओवरहैंग के साथ ले जा सके। लेकिन इतने बड़े और भारी कार्गो को अकोमोडेट करना तो प्रॉब्लम का सिर्फ आधा पार्ट था, क्योंकि भाई इस आकार के अधिकांश कार्गो को दुनिया की सबसे मजबूत क्रेन भी नहीं उठा पाती है। इसे सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने इसमें एक क्रांतिकारी फीचर बना डाला, एक सेमी सबमर्सिबल सिस्टम। तो माल लोड करते समय ये जहाज आंशिक रूप से अपने डेक को 33 फीट पानी के अंदर डुबा देता है ताकि कार्गो को ऊपर तैराया जा सके। इसके बाद इसके दोनों तरफ 6 विशाल पानी से भरे ब्लास्ट टैंकों को खाली कर दिया जाता है और कार्गो से लदा डेक माल के ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर आपको लगा कि ब्लू मार्लाइन बहुत बड़ी है तो भाई जरा इसके बाप पर एक नजर डालने के लिए तैयार हो जाइए। पेश है बोका विंगार्ड। ये अविश्वसनीय तौर पर 1,17,000 टन माल ले जाने में सक्षम है और इसका डेक मार्लिन की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से 70% बड़ा है। भाई ये तो मार्लिन को कैपेसिटी और साइज दोनों में मात दे देता है। इसलिए जब मार्लिन जहाजों को ट्रांसपोर्ट करने में व्यक्त था तब विंगार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा था। एक लगभग 1300 फीट बाय 200 फीट के पूरे फिश फार्म को ट्रांसपोर्ट करके यार ये इतना बड़ा है कि इसके सामने ब्लू मार्लिन क्यूट दिखता है। हैरत अंगेज पैसेंजर शिप। आजकल के क्रूज शिप इतने बड़े होते हैं कि वे प्रैक्टिकली तैरते हुए शहर बन जाते हैं, लेकिन वे हमेशा से इतने विशाल नहीं हुआ करते थे। 2004 में आइकॉनिक क्वीन मैरी सेकंड ने अपने लगभग 217 टन के 4 इंजन को घनघनाया और साउथहैम्पटन इंग्लैंड से पहली वॉइस पर निकल पड़ी। अपने लॉन्च होने के समय पर ये ट्रांसअटलांटिक ओशियन लाइनर अपनी तरह की सबसे बड़ी शिप थी जो खतरनाक 1132 फीट लंबी थी। लगभग 10 बोइंग 737 विमान लाइन से खड़े हो जाएं तो भी ये उनसे लंबी होगी, लेकिन इसकी खूबी सिर्फ इसकी लंबाई ही नहीं है भाई। इसकी ऊंचाई 232 फीट है और इसके ऊपर 17 अलग अलग डेक हैं। इनमें 1310 स्टेट रूम हैं, 7 रेस्टोरेंट हैं और यहाँ तक कि 5 स्विमिंग पूल भी हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब है कि भाई ये 3090 मेहमानों और 1250 से अधिक चालक दल को अकोमोडेट कर सकती है। यार ये तो एक जहाज कम और एक बड़ी ओशन होटल ज्यादा लग रही है, लेकिन इसका पानी के नीचे का व्यू देखकर ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लाइनर वास्तव में कितना बड़ा है। 4 प्रोपल्सर जहाज के स्टोन से लटकते हैं। जो नाविक भाषा नहीं जानते उनको बता दें कि ये जहाज का पिछला भाग है। इनमें 4 विशाल प्रोपेलर रखे जाते हैं जो लगभग 20 फीट चौड़े हैं और अगर इससे भी इसकी भयंकर साइज का अंदाजा नहीं लग पा रहा तो जरा जहाज के पैंदे को अब देख लीजिए। ये लंदन की फेमस 16 फीट लंबी डबल डेकर बसों में से एक के बगल में दिखाया गया है। यार
उस ड्राइवर ने पक्का कोई गलत टर्न ले लिया है। लेकिन भाई इतनी बड़ी साइज बनाना कोई सस्ता नहीं है। उस समय क्वीन मैरी सेकंड को बनाने में लगभग 5,50,000 पाउंड की लागत आई थी, जो आज की कीमतों के हिसाब से चौंका देने वाला $1 बिलियन है। हालांकि फिर भी ये आजकल सेल करने वाले दुनिया भर में सबसे बड़े क्रूज जहाज की तुलना में कुछ भी नहीं है। ये है द सिम्फनी ऑफ द सीज, 1188 फीट लंबा, 238 फीट ऊंचा और 154 फीट चौड़ा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा यात्री जहाज $1.35 बिलियन के खर्च से बना था, वो भी 2016 में। इसका इंटरनल वॉल्यूम अद्भुत रूप से 2,30,000 ग्रॉस टन भार का है। और भाई ये लग्जरी लाइनर 5,600 मेहमानों और लगभग 2400 चालक दल को ले जा सकता है। ये क्वीन मैरी सेकंड की पैसेंजर कैपेसिटी की तुलना में लगभग 3650 लोग ज्यादा हैं। और जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप छोटा कह सकते हैं। इस पर 22 रेस्टोरेंट, 42 बार, बहुत से थिएटर और एक आइस रिंक और यहाँ तक कि समुद्र में दुनिया की सबसे ऊंची स्लाइड भी है। यार ये एक तरह की गगनचुंबी इमारत ज्यादा है, जहाज कम है। लेकिन भाई इसके ऊपर इतनी सारी चीजों की वजह से ये विशाल वाहन केवल 22 समुद्री मील की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है, जो कि बस 25 मील प्रति घंटे से थोड़ा सा ज्यादा है। वेल ये तेज स्पीड वाला तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसलिए इसे क्रूज शिप भी कहते हैं, है ना भाई, ना कि रॉकेट शिप। अद्भुत एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर दशकों से नौसैनिक शक्ति और प्रतिष्ठा के प्रतीक रहे हैं और ये जितने बड़े होते हैं उतने ही खतरनाक दिखते हैं। लेकिन यहाँ USS लेक्सिंगटन जैसे कुछ जहाज भयानक रूप से बड़े दिखते हैं। कोई भी जहाज USS एंटरप्राइज के विशाल आकार का मुकाबला नहीं कर सकता, है ना भाई। नहीं भाई, काल्पनिक फ्लाइंग स्टारशिप की नहीं, बल्कि अब तक के सबसे लंबे नौसेना पोत की बात हो रही है। 1123 फीट लंबे इस एंटरप्राइज को अगर अपने एक सिरे पर खड़ा कर दिया जाए तो ये लंदन की प्रसिद्ध शार्ट बिल्डिंग से भी 100 फीट से ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। इसे बहुत पहले 1961 में लॉन्च किया गया था। इसे 90 एयरक्राफ्ट के साथ 4600 चालक दल को कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसके फ्लाइट डेक में लगभग 4.5 एकड़ का यूजेबल स्पेस था, जो कि 2.5 सॉकर पिचों के एरिया के बराबर था। हालांकि ये जहाज एक ग्लोरीफाइड स्पोर्ट पिच से कहीं ज्यादा था। जिस समय इसे कमीशन किया गया था, ये न्यूक्लियर पावर से चलने वाला एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर था और 8 अलग अलग रिएक्टर इसके दोनों साइड मौजूद 4 बड़े प्रोपेलर को ड्राइव करते थे। इसकी वजह से कैरियर 33 समुद्री मील से अधिक की टॉप स्पीड पर तैर सकता था। अगर आपको जमीनी स्पीड जाननी है तो भाई वो होगी लगभग 38 मील प्रति घंटा। वास्तव में ये पोत अपनी तरह का एक ही था, हालांकि इसे ऐसा होने के लिए बनाया नहीं गया था। एंटरप्राइज कैरियर क्लास को मूल रूप से 6 अन्य सिस्टर शिप्स के हिस्से के रूप में बनाया गया था, लेकिन भाई बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की वजह से ये रेडियो एक्टिव ड्रीम जल्दी ही खत्म हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस विशाल वाहक को अपने तरीके से कंस्ट्रक्ट होने में 3 साल और लगभग $451.3 मिलियन लगे। ये पहले बताए गए क्रूज जहाजों की तुलना में ज्यादा नहीं लग रहे हैं, लेकिन भाई ये 1961 की बात है। आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से ये $3.9 बिलियन का खतरनाक फिगर होगा। जी हाँ, इस बिलियन में कैपिटल बी लगाना चाहिए। किस्मत से अमेरिकी नौसेना का सारा पैसा वसूल हो गया, क्योंकि एंटरप्राइज ने 56 वर्षों तक उस बेड़े के एक हिस्से के रूप में अपनी सेवा दी। जब तक चला अच्छा चला, लेकिन कभी न कभी तो उसे आखिरी मंजिल तक आना ही था। इन डिस्ट्रॉयर को देखना मुश्किल है। ये कैसा दिख रहा है? नहीं भाई, ये पानी के ऊपर ग्लाइड करता हुआ कोई स्टार डिस्ट्रॉयर नहीं है। ये यूनिक तरीके का एंगुलर वेसल USS जुमवाल्ट है, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इससे पहली बार 2016 में अमेरिकी नौसेना द्वारा कमीशन किया गया था। अब अगर दूसरे नेवल डिस्ट्रॉयर्स के क्लासिक शेप से इसको कंपेयर करें, जैसे कि अर्ले बर्क और किड क्लास, तो आप सोचेंगे कि जुमवाल्ट असल में एक तैरते हुए पिरामिड की तरह ज्यादा दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई यह अत्याधुनिक डिस्ट्रॉयर दुश्मन को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है। तो भाई ऐसा है कि रडार सिस्टम बहुत सारी रेडियो एनर्जी फेंक कर चीजों को डिटेक्ट करते हैं। जब ये एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर रडार पर वापस जाती है और बताती है कि वो चीज कितनी दूर है और किस साइज की है। अब समुद्र में चलने वाले अधिकांश मेटल के जहाजों में एक गोल डिजाइन होता है, जो उन्हें बहुत ही कुशल रडार रिफ्लेक्टर बनाता है। लेकिन इस तरह के स्टील जहाज अपने डिजाइन्स में बहुत सारे नुकीले एंगल्स को शामिल करते हैं, ताकि रेडियो सिग्नल रडार से दूर रिफ्लेक्ट हो जाए और उनका पता लगाना बहुत ही कठिन हो जाए। इनफैक्ट इतना कठिन कि जुमवाल्ट को ढूंढना एक रेगुलर डिस्ट्रॉयर को रडार पर स्पॉट करने के मुकाबले 50 गुना ज्यादा कठिन है। और ये इसके विशाल आकार के बावजूद ये 610 फीट लंबा और लगभग 81 फीट चौड़ा है, जिससे ये अमेरिका में
में मौजूद अर्लेबर्ग डिस्ट्रॉयर की तुलना में 40% बड़ी चीज है। इससे ये दुनिया का सबसे बड़ा नेवल डिस्ट्रॉयर बन जाता है। ओरिजिनली अमेरिका इस तरह के 32 अविश्वसनीय जहाजों का निर्माण करना चाहता था, जिसमें $9.6 बिलियन उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अलग रखे गए थे। लेकिन भाई इन जहाजों की निर्माण लागत को बहुत ही कम आंका गया था, इसलिए इनका नंबर घटकर केवल 3 रह गया। इसके बावजूद इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट टॉप पर रही और हर इस जहाज को पूरा करने में $7.5 बिलियन की लागत आई। भाई ये तो विशाल सिम्फनी ऑफ द सी की बिल्डिंग की लागत से 5.5 गुना से भी ज्यादा है। वेल, ज़ूमवॉल्ट समुद्र पर तैरती शायद सबसे बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन ये निश्चित ही सबसे महंगी चीजों में से एक है भाई। हालांकि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भविष्य के नौसेना के स्टील जहाज आखिर कैसे दिखते होंगे। यार लगता है कि उनके अंदर और बाहर के हिस्सों में किसी डायमंड से भी ज्यादा एंगल्स बनाए जाएंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे पूरी तरह से 2D बनने का रास्ता खोज लेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। प्रील्यूड जैसा कोई नहीं। जब साइज की बात आती है तो भाई एक ऐसा जहाज है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े जहाज के खिताब के लिए जा रहा है। हालांकि इसमें तैरने के सभी फीचर्स मौजूद होने के बावजूद ये वास्तव में एक जहाज नहीं है, इसे प्रील्यूड कहते हैं। ये एक फ्लोटिंग लिक्विड नेचुरल गैस या FLNG प्लेटफॉर्म है। 1600 फीट से अधिक लंबे और 240 फीट चौड़े इस गजब के विशाल जहाज के निर्माण में पूरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टील लगा था। इतना ही नहीं, इसकी ऊंचाई भी गजब की है, जो यकीनन इसकी सबसे कम इंप्रेसिव क्वालिटी है। भाई ये लंदन के आइकॉनिक बिग बेन से ऊंचा है। यदि आपको अमेरिकी चीजों से कंपेयर करना ज्यादा पसंद है तो भाई ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी लंबा है। हालांकि इन स्मारकों के विपरीत ये प्लेटफॉर्म प्यार से एक जगह नहीं बैठा रहता। ये तैरकर अंडर वाटर गैस फील्ड पर जाता है और इसे समुद्र तल से बांधे रखने के लिए बड़े पैमाने पर मूरिंग चेन का यूज होता है। ये 25,000 से अधिक कड़ियों से बनी होती है और दुनिया की सबसे बड़ी चेन्स में से एक है। ये एक सेंट्रल बुश से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से खराब मौसम होने पर ये जहाज एक वेदर वेन की तरह रोटेट करने लग जाता है। एक बार जब ये समुद्र तल से बंध जाता है तो इसकी मशीनें नीचे के गैस फील्ड से खींचकर लिक्विड नेचुरल गैस और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती हैं। वर्तमान में यह ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तट से 330 मील दूर ब्राउज बेसिन के ऊपर इंस्टॉल की हुई है, जहां ये हर साल लगभग 3.6 मिलियन टन लिक्विड गैस बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन भाई ये एक बार में कितना ले जा सकता है? वेल, इसमें 175 ओलंपिक स्विमिंग पूल जितनी लिक्विफाइड गैस को प्रोसेस करने की कैपेसिटी है और ये एक बड़े डेक पर किया जाता है, जो कि 4 सॉकर फील्ड की कुल लंबाई से भी बड़ा है। और हालांकि इसको पोजीशन करने के लिए इसमें 6700 हॉर्स पावर के गजब के पावरफुल थ्रस्टर होते हैं। इसमें किसी तरह का कोई propulsion सिस्टम नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ये टेक्निकली एक जहाज के बजाय एक बार्ज है, इसलिए ये अपनी पोजीशन में जाने के लिए बहुत सी टग बोट्स पर डिपेंड करता है। अब बेवकूफ मत बन जाना मेरे भाई। प्रील्यूड उन छोटे टगों की तुलना में किसी दूसरे बड़े बाज की तरह लग सकता है, लेकिन हर टग असल में 250 फीट लंबा है और प्रील्यूड को हर संभव मदद की जरूरत होती है भाई, क्योंकि जब ये पूरी तरह से लोड हो जाता है तो इस फ्लोटिंग फैसिलिटी का वजन लगभग 6 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बराबर हो जाता है। अब हो सकता है कि थोड़ी मुश्किल से इसमें ये समा पाए, लेकिन लगता है कि इतनी बड़ी बोट आखिर बन ही गई जिसमें आपकी बीवी समा जाए। इसमें से कौन सी इंप्रेसिव वेसल्स में समुद्र में यात्रा करने की आपकी सबसे ज्यादा इच्छा है, या फिर आप इतने लकी हैं कि आप इनमें से एक में ऑलरेडी बैठ चुके हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।